हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि पेडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है। ठीक है, इसके लिए जो है कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ टिप्स दूंगी। उसको ध्यान में रखकर अगर आप पेडागोजी को करेंगे और इंक्लूसिव वाले एजुकेशन को करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में जो है इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरत है कि जो भी कुछ भी करें ना उसको समझ कर करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर वो है तो क्यों है ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। अगर ये पता चल गया ना तो आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का गलत नहीं होगा। और इसमें मदद मैं करूंगी कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को किया जाता है। हर टाइप के इसमें मैंने क्वेश्चन शामिल किया है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तरीके से कराऊं कि एटलीस्ट आप लोग जो सीडीपी का हो या किसी भी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी हो, ठीक है, उसमें जो आपका हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है ना, सीडीपी में तो आप लोगों की 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है, 5 मार्क्स की इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। ठीक है, और 15 मार्क्स जो है आप लोगों का बाल विकास से आता है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जो है 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। तो इसको अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से करना है तो बस आप जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना, ठीक है, और कुछ भी पढ़ें उसको समझ कर पढ़ना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी कोशिश रहती है कि और अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को पूरा यहीं पर जो है मैं पूरा करवाऊँ ये सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों का सीडीपी ही नहीं, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, प्लस पेपर 2 जो है एसएसटी क्लास। ठीक है, बहुत जल्द ही जो है आपके पेडागोजी की क्लास जो है आने वाले टाइम में हिंदी और ईवीएस, ठीक है, हिंदी, ईवीएस और एसएसटी की पेडागोजी जो है बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वीक से मेरी पूरी कोशिश है, बस कंटेंट रेडी कर रही हूँ और इस तरीके से हम लोग करेंगे ना कि पेडागोजी के आपके एक भी नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक समावेशी कक्षा में, ठीक है, शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है और हम सब लोगों को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सीडीपी में बस केवल 5 नंबर का आता है। ठीक है, बहुत ही ह्यूज मार्क्स है और पूरे सब्जेक्ट में अगर पूरे पेपर 1 में और पेपर 2 में मिला के देखा जाए तो पूरा आप लोगों को कम से कम इंक्लूसिव एजुकेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में 1 नंबर 2 नंबर का आता ही आता है और सिर्फ सीडीपी में 5 नंबर का। तो इस टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, इसको भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट करवा दूंगी, लेकिन मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगी ना कि वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, समावेशी कक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और किसी जो सामान्य बच्चे होते हैं और विशिष्ट बच्चे होते हैं, दोनों को ही एक ही सामान्य वातावरण में जो है शिक्षा प्रदान करना क्या होता है। समावेशी कक्षा मतलब एक ही कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों को लेकर चलना, वो कहलाता है समावेशी कक्षा। ठीक है, तो किसी भी रूप से विशिष्ट हो, चाहे वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसे मतलब कि चलने में प्रॉब्लम हो, उसे अच्छे से मतलब दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी चीज़ में विशिष्टता हो सकती है। हो सकता है कि वो प्रतिभाशाली हो या सृजनात्मक हो, या वो बच्चा जो सामान्य है। तो सामान्य और विशिष्ट दोनों वाले बच्चों को लेकर एक ही कक्षा में पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि एज अ टीचर जो भी कोई पढ़ा रहा होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए उसके हिसाब से ही पढ़ाना है। ये नहीं कि सभी के लोगों के लिए एक ही जैसा कोई मतलब कि एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसे अगर उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो उनको आप इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं। उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए फिर से आपको अपना मेथड चेंज करके बताना होगा। ठीक है, लेकिन कक्षा जो है आपकी एक ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। विविध ज़रूरतों का पता लगाना, क्योंकि समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं, मतलब सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों की ज़रूरतों का पता लगाना, क्योंकि जब तक आप ज़रूरत का पता नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कि आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और उनका ख्याल रखना, तो ये तो बात सही है, एक शिक्षिका जो है उसको ये काम करना चाहिए। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, तो ये समावेशी कक्षा होगा ही नहीं। अगर आप समावेशी कक्षा में, क्योंकि उसमें तो हर तरह के बच्चे हैं, अगर केवल आप कुछ जो बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी काम कर ले रहे, बस उन्हीं पर ध्यान देंगे तो वो तो आपका गलत होगा। और केवल कहीं पर भी आ जाए ना तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, बच्चों को उनकी एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानने में उनका पृथक्कीकरण करना। पहली बात तो कहीं पर भी किसी भी
ऑप्शन में पृथक्करण करना या अलग करना या बंटवारा करना, इस तरह का ऑप्शन दिखे ना तो वो ऑप्शन गलत होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे बोला बच्चों को एकेडमिक क्षमता के आधार पे, मतलब जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं उनको, और जो बच्चे मतलब बोला जाता है ना कुछ बच्चे तेज होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं, तो उनको अलग करना, तो ये आपका सरासर गलत होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, मतलब जो किसी भी चीज़ में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चा, तो उसे विशेषज्ञ के पास भेजना, ठीक है। और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इससे बच्चे के अंदर जो है कहीं ना कहीं हीनता का भाव आएगा, उसे ये समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको लगेगा बाकी बच्चों से वो क्यों अलग है, और कहीं ना कहीं आगे जाके जो है वो एक सभी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में उसे प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह का काम एज अ टीचर किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो शिक्षिका की भूमिका ये नहीं होती। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये आपका सही है। अब तीनों क्यों गलत है वो मैंने आप लोगों को जो ट्रिक में बता रही हूँ, जैसे केवल ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, पृथक्करण करना हमेशा गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विशेषज्ञ, ये आप टिप्स याद रखिएगा, कभी भी किसी भी बच्चे को अलग से ले जाके उसे समझाना या अलग से उसे ले जाके किसी विशेषज्ञ को दिखाना, विशेषज्ञ के पास उसको पढ़ाने के लिए बोलना, तो इस तरह से बच्चा जो है अपने आप को बाकी बच्चों से अलग समझने लगेगा। और कोई भी प्रतिभाशाली, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली बच्चा भी हो ना, तो उसको भी आप अलग नहीं, उसको लगेगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो वो अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है ना वो ईगो आ जाएगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। और या तो कोई कमज़ोर बच्चा है या किसी का किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको भी अलग नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझाने में टाइम ले रही हूँ, इसका मेन मेरा मकसद है कि आप को ना किसी तरह का भी ऑप्शन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो इस चीज़ का खास मेन है जो आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समझने पर फोकस करेंगे ना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन आप करने के बाद इस 10 क्वेश्चन को अगर इसी से रिलेटेड करके 10 क्वेश्चन और दे दिया जाए तो क्या आप वो कर पाएंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन को समझ के करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान, विविध समूह की बात कर रहे हैं, अलग अलग समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले हैं, हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना। एक शिक्षिका को बिल्कुल सभी विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थियों के विचारों का स्वीकारना है, उनको सम्मान देना है, ठीक है। संस्कृत विभिन्नताओं को अनदेखा, देखो अगर कोई भी बच्चा सांस्कृतिक होगा ये, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, कृतिक होगा, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का अनदेखा करना। अगर किसी भी बच्चा कोई सांस्कृतिक उसकी मतलब उसकी अलग संस्कृति है तो उसको देखते हुए उसको अनदेखा कर देंगे तो ये गलत है, तो ऐसा ये तो सही नहीं है। सुसंगत संप्रेक्षण बनाए रखना, प्यार से हर एक तरह के बच्चों से अच्छे से बातचीत करना ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मतलब जो टीचर है उन सबको वैल्यू मिल रही है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना ये भी गलत है, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कोई निर्देश दे नहीं, कोई भी चीज़ें बच्चों को डायरेक्ट बोलो। विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीला, बिल्कुल बच्चों को जो है उनको क्या देना है, स्वतंत्रता देना है, वो लचीलापन देना, उनको मतलब कि फ्री छोड़ना ताकि वो अपनी बातें जो है आपसे कह सकें। तो ई सही है, तो यहाँ पर आपका ए सही होगा, सी और ई, ए सी ई कहाँ पर है, देखिए थर्ड ऑप्शन, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वह आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक मदद मिल सके और वो जो है अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक सही तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर सके। देखिए एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधित है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, मतलब एक बच्चा है वो दृष्टि से बाधित, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, उसको एक विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण। जब बच्चे को दृष्टि बाधित है, मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, जब बच्चे को दिखाई नहीं देगा तो दृश्य प्रस्तुतिकरण करके क्या करेंगे। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो स्पर्श करके जो है चीज़ों को समझ सकता है और अपने मतलब हाथों का प्रयोग करके अपने हाथों की स्किल से जो है वो चीज़ों का जो है क्या कर सकता है, समझ सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। कोई भी सामग्री है तो वो हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, मतलब कि जो ऐसे स्किल का जिसमें कि उसके हैंड का यूज़ हो, ठीक है, क्योंकि वो देख कर तो कर नहीं सकता लेकिन अपने हाथों का तो यूज़ कर सकता है, तो ये बात तो सही है। बहुत सी मुख्य फिल्में दिखानी चाहिए, जब दिखाई नहीं देता तो मुख्य फिल्में क्या देख कर करेगा,
बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें होनी चाहिए। तो ये क्या सही है? वर्कशीट कैसे करेगा वो? तो यहाँ पे चारों में से आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, दृष्टिबाधित बच्चा है तो। नेक्स्ट देखिए, आपका जो है ना जो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कथन और तर्क बेस्ड, ये बहुत आने लगे हैं। तो इन क्वेश्चनों की आपको समझकर जो है करना है। ये मत सोचिए कि ए और आर, मतलब कि कई बार होता है ना ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। किसी ने मैंने देखा था, बताया था कि ज़्यादातर यही ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। ठीक है, तो इस पर मत रहिएगा। देखिए कथन क्या है, कई लोग कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप डायरेक्ट, मतलब कि 4 क्वेश्चन आते हैं तो 3 तो ऐसे ही रहते हैं कि दोनों ही सही रहते हैं और एक मतलब ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो ज़रूरी नहीं है ये हर बार हो, इसलिए क्वेश्चन पढ़कर ही आप लोग आंसर करिएगा। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। शिक्षार्थी केंद्रित मतलब कि शिक्षार्थी केंद्रित मतलब क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका विद्यार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। शिक्षार्थी मतलब कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण, इसको मैंने आपको मतलब खोल के इसलिए बता रही हूँ, कई लोग सोचेंगे शिक्षार्थी क्या है। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। भाई जब बाल केंद्रित की बात कर रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक कहाँ से हो गया? पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात थोड़ा ना किया है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण है वो जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, नहीं, बालक सीखने का केंद्र है। बालक की जो खोज है वो सीखने का उसका केंद्र होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ओके, जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए, क्या ये सही है? माध्यमिक विद्यालय में बच्चा इसलिए अच्छा सीखता है क्योंकि जब उसे पाठ्य पुस्तक पुनः पेश करने के लिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों ही गलत है आपके। तो देखिए कहाँ पर है, देखिए ये तो दोनों सही बता रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी सही बता रहा है लेकिन व्याख्या नहीं, ये भी नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों आपका गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है। ठीक है, एक शिक्षक है, मतलब या तो शिक्षिका ले लो या शिक्षक ले लो, बच्चों को ना विभिन्न रंगों की अलग अलग जो है रंगों की जो क्ले होता है वो दे देती है। वो देकर कहती है कि उनके मन में जो भी आता है वो उसे बनाए। ठीक है, फ्री छोड़ दिया, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया और उनको बोल दिया कि आप बनाओ, इस बनाने के लिए फ्री हो। इसके माध्यम से वो बच्चों में क्या बढ़ावा देना चाहती हैं? वो बच्चों में इससे क्या होगा? क्रिएटिविटी। ठीक है, रटना की तो बात ही नहीं है, असहयोग की बात ही नहीं है, अनुशासनहीनता की भी नहीं वो सोच रही है। ठीक है, सृजनात्मकता, क्या होगा? बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी क्योंकि वो बच्चों को देकर उनको खुद बनाने के लिए कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए क्या है? मध्य विद्यालय के बच्चों को, मध्य विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनको सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, जो मध्य विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब कि उनको खुद सोचने के लिए, उन्हें खुद जो है एक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे बच्चों को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, उनको ढील दी जा रही है, लचीलापन है। ठीक है, उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब अलग अलग तरीकों का खोज करना। कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या का एक ही समाधान नहीं होता, अलग अलग होता है। तो वही तरीकों का जो है तलाश करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सही बात है। मतलब ये जो है समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने का एक बहुत ही अच्छी रणनीति है। तो कथन तो सही है। तर्क देखते हैं। बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। मतलब जो बच्चे हैं विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा, ठीक है, और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ये भी बात सही है। मतलब ये जो है समस्या को लेकर जो है बच्चों को जो प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है कि जो मध्य विद्यालय है वहाँ पे बच्चों को अनुमान लगाने के लिए, कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करना है तो उसका अनुमान लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और अलग अलग तरीकों को तलाश करने के लिए कहना। तो ये तो एकदम सही कि समस्या समाधान कौशल का जो है बहुत ही बढ़िया तरीका है। दूसरा बोला कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। मतलब उनके अंदर जो अलग अलग दृष्टिकोण आता है ना, वो कैसे आता है? उनकी चर्चा करने पर। जब एक दूसरे से, जैसे अब हम, मान लो कि मैं अपने आप से बात करूंगी तो हमें हमारी अपनी सोच है, लेकिन एक और बंदा मिलेगा और कोई मिलेगा तो उससे भी जब हम बात करेंगे ना तो उसकी भी सोच का पता चलेगा, तो हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चे को जो है विभिन्न दृष्टिकोण की, जो है अलग अलग दृष्टिकोण की चर्चा व सोच जो है उनकी प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए जो है
आर की जो आपका है ना, ए की आर जो है सही व्याख्या कर रहा है, तो ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो जरूर जो है आप लोग बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। बाकी आप लोग बताएंगे कि क्या है, जो भी सजेशन हो फ्री है आप लोग देने के लिए, क्योंकि आपके सजेशन पर ही जो है मैं आप लोगों को जो है कुछ तरीके से मतलब अपने तरीके अपना मेथड जो है चेंज कर सकती हूँ। तो कीप सपोर्ट, और आप लोगों को यहाँ से जो है पूरा स्टडी मटेरियल जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ। तो टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को चाहे पेपर सीटेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है और सीडीपी अभी तक जो है पूरा टेलीग्राम पे मैंने भेजा हुआ है। अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो जो है सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा, पूरा जो है मैं वहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, कई बार होता है कि क्लास के बाद ही डालती हूँ, कई बार 1-2 दिन लेट भी हो जाता है, तो वो क्लास के बाद जो है मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है 1-2 दिन के बाद मिले चाहे उसी दिन मिले, लेकिन मिलेगा जरूर आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों से यहाँ से जो एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। मेरी बस यही कोशिश है कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी जो है एक मदद मैं कर सकूँ। चलिए देखिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है। जो रचनावादी मतलब जो संरचनात्मक, जो क्रिएटिव जो क्लासरूम होते हैं उसमें अर्थपूर्ण सीखना क्या है, जानकारी के भंडारण व उपयोग से होता है। अब जानकारी का भंडारण करके क्या करेंगे, रचनावादी जो कक्षा है आपका क्रिएटिव है, वहाँ पे अर्थपूर्ण सीखना क्या है, किसी भी जानकारी को आप बस रट रहे हैं अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं, वो अन्वेषण व अंतर क्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। बिल्कुल, रचनावादी क्रिएटिव चीज़ें क्या है, खोज करना, कुछ खोज करना, आपस में अंतर क्रिया करना, उसके द्वारा जो है खोज की प्रक्रिया, इससे जो है ये एक अर्थपूर्ण सीखना होता है। तो ये बात तो सही है। इनाम या सजा हमेशा नेगेटिव होता है, कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बारंबार वेधन और अभ्यास मतलब बार बार जो है उसको रोकना फिर अभ्यास करवाना, ये भी आपका जो है ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे जो है रचनावादी कक्षा की बात की जा रही है, तो अन्वेषण याद रखिएगा, खोज विधि, खोज व आपस में अंतःक्रिया के द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया होती है ना, वो अर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। एक शिक्षिका एक बच्ची की जो एक अवधारणा मतलब एक शिक्षिका है वो बच्ची की एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन समझिएगा, एक शिक्षिका एक बच्ची जो कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट, उसको समझने में जो है असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रही है वो बच्ची। तो टीचर क्या करती है, उसके साथ मिलकर जो है काम करती है, उसके साथ ही मिलकर उसे बताती है, इशारा देते हुए उसे समझाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पे क्या कर रही है, बच्चे से अधिक जानकार व्यक्ति मतलब उसकी शिक्षिका हुई, ठीक है, वो उसको जो है मदद कर रही है। तो क्या कहलाता है इस तरह, स्कैफ फोल्डिंग, जिसे पाड़ बोलते हैं, जिसे मचान बोलते हैं। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं, पाड़ मचान। शिक्षक केंद्रित शिक्षा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बच्चे को उसके साथ मिलकर काम करते हुए इशारा देते हुए उसे उसकी मदद कर रही है, ये भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष निर्देश भी यहाँ पे नहीं दे रही है, ठीक है, उसको डायरेक्ट निर्देश नहीं दे रही है, उसके साथ काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। बच्चे के समस्या समाधान में बाधा, समस्या को सही से पहचानना, ये तो सही बात है। समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, बिल्कुल। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थित रहना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना समस्या समाधान वाला, तो याद रखिएगा जैसे समस्या समाधान को सही से पहचानना, तो ये आपके समस्या समाधान में मदद करेगा, उसका रिजल्ट मतलब कि उसको समझने में। अगर तब तक आप पहचानेंगे नहीं अपनी समस्या को, तब तक जो है उसका समाधान कैसे करेंगे। तो ये बात तो सही है। समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, आपको समझ में आना चाहिए कि समस्या एक्चुअल में है क्या, तो ये परिभाषित करना ये भी सही है। पहले से जो सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या है उसके बारे में सोचना, मतलब कोई भी समस्या आप सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले उससे मिलती जुलती और कोई समस्या है तो आप उसके बारे में सोचना, जिससे कि आपको एक तरीका मिल जाए कि हाँ उसका भी, क्योंकि तभी ना बोलते हैं कि एक्सपीरियंस काम आता है। तो कहीं ना कहीं जो है आप उसको सोचना, मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, तो ये भी बात सही है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थित रहना। अब यहाँ पे देखिए, जो कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे समझिए वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, मतलब कोई भी वस्तुओं के इस्तेमाल पे किसी भी चीज़ पे स्थिर रहना अगर दिखे ना तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो गया। तो समस्या समाधान में जो है ये आपका बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप किसी एक तरीके पर जो है स्थिर रह रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। भाव नहीं है, ठीक है, स्मृति, क्रोध, प्यार, भय,
इमोशन नहीं है, इमोशन को ही बोला जाता है, भाव नहीं है। तो यहाँ पे क्रोध भी आपका क्या है, एक इमोशन है, प्यार भी, भय भी। अब यहाँ पर क्या है, स्मृति, स्मृति क्या होती है, मेमोरी, ठीक है। तो ये भाव है नहीं, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ना इधर उधर से भी ले लिया क्योंकि हमें ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो पैडागोजी के कि किस चीज़ों को आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, बस समझते चलिए, कोई भी क्वेश्चन करना समझते हुए। देखिए, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा, अब यहाँ पर क्या बात की गई है, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित, देखो कभी भी ऑप्शन में दंडित करना रहना, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दंड देना ये ऑप्शन आपका पहले ही एलिमिनेट कर दो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, कभी भी प्रतिस्पर्धा वो जो है आपको क्या करेगा, देखिए एक चीज़ और समझिएगा, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करना, यहाँ पे पुनः आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा, मतलब जो बच्चों के मन से अंदर से जो है अभिप्रेरित करेगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, अगर प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं बच्चा, किसी भी प्रतिस्पर्धा या किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए, वो जो है कंपटीशन को जीतने के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो जो है बाह्य अभिप्रेरणा होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बच्चों को सिखाने में आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति उसको अंदर से आती है अनुभूति, तो ये जो है एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना, मतलब कि ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इसका ना एक शॉर्ट में 2 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके नहीं, ऐसा नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा जो कि आपको अंदर से खुशी दे, आपको खुद मन करे, जिसमें आपकी खुद की रुचि हो, ठीक है। आपको उससे क्या मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपकी उसमें रुचि हो, तो ये क्या कहलाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। अगर बाह्य अभिप्रेरणा होता है तो बच्चा जो है दंड से डर के अगर कोई काम करता है, या अच्छा बनने के लिए कोई काम करता है, या कंपटीशन जीतने के लिए जो है वो कोई काम कर रहा है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता। देखिए, जो बच्चा है उसका जो शारीरिक और मानसिक, मतलब जो फिजिकल और मेंटल जो उसका स्वास्थ्य है, ठीक है, जो उसकी हेल्थ है, वो जो है लर्निंग को प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। अगर बच्चे को मतलब शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या वो बैठ के पढ़ पाएगा, क्या उसकी मतलब वो सीख पाएगा कुछ भी, उसका तो पूरा ध्यान उसके अपने पेट पर रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य है, अगर वो मेंटली मतलब डिस्टर्ब है, तो क्या वो सीख पाएगा, नहीं। तो ये तो प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। में बाधा डालता है, बिल्कुल से संबंधित नहीं है। ये क्या है, बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, भाई करता है, ठीक है। अधिगम में बाधा डालता है, बिल्कुल बाधा डालता है। स्वास्थ्य जो है उसके अधिगम में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। को सुसाधित करता है, नहीं, में बाधा डालता है। बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसमें अधिगम में जो है ये बाधा डालता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, रूही का मानना है कि सॉरी, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। क्वेश्चन को समझिएगा, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण वो विज्ञान की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लेकर आ पाई, ठीक है। जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण विज्ञान की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। जबकि विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पे कर रही है, पर्यावरणीय कारक नहीं, योग्यता की कमी नहीं, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य। देखिए, कोशिश की कमी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, मतलब उसने कोशिश सही से नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझ के साथ करेंगे तो। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक कौशल, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, अमूर्त। देखिए, जो बचपन का जो प्रारंभिक साल होते हैं ना बच्चे का, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल स्किल्स हो, या उसका सोशल स्किल्स हो, या उसका मेंटल, ठीक है,
या मतलब जो कॉग्निटिव जो क्षमता होती है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जो करते हैं जीन प्याजे, उसकी वो हो, या इमोशनल स्किल हो, इन सब पर जो है आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए बच्चे का, तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए। बच्चा स्टार्टिंग में ही अभी अमूर्त चिंतन, अमूर्त तर्क नहीं कर पाएगा, तो इसका कोई जरूरत नहीं। आपको विकास की बात पूछी है, ध्यान किस पे केंद्रित करना है, तो ये चारों होगा, ABCD, थर्ड जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? मतलब कि बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया करने में या बातचीत करने में, अपनी बात दूसरे को पहुंचाने में चुनौती आती है, तो ये किसका एक लक्षण है? स्वालीनता का। स्वालीनता ऑटिज्म को बोलते हैं। प्रधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। देखिए, पठन वैकल्य अगर पढ़ने में उसे कोई प्रॉब्लम होती तो जो है ये आंसर होता, तो ये तो होगा नहीं। गुणज जो है उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती, ठीक है। प्रधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ये भी नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करें, मतलब समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में उसे कोई समस्या आ रही है, या अपनी बात दूसरे तक जो है पहुंचा नहीं पा रहा है, इसमें कोई जो है उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इस प्रकार का जो अभिलक्षण है वो क्या कहलाता है? ऑटिज्म अर्थात स्वालीनता, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अच्छे से, आपको समझ में आ गए होंगे। और ये 15 में से ना मैंने इतने अच्छे से पिछली बार भी करवाए थे, पिछली बार भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी और कुछ टॉपिक्स बताए थे, तो उसको जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे ना, वो देखेंगे 15 में से उनके 15 पूरे आए होंगे, ठीक है। बाकी पैडागोजी जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ वो जरूर देखिएगा, और बहुत जल्द ही मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ पैडागोजी में, जिस 3-4 बातें, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको पैडागोजी किस डायरेक्शन में उसकी तैयारी करना है। अगर आप पैडागोजी के जो सिलेबस है ना, मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर सिलेबस एक टाइम के लिए आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे ना, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली पैडागोजी वाला जो सेक्शन है, क्योंकि पेपर 1 CTET पेपर 1 में 65 प्लस जो है पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 में 60 प्लस जो है 60 क्वेश्चन प्लस नहीं 60 क्वेश्चन जो है आपके पैडागोजी के आते हैं। तो आप सोच लीजिए, पैडागोजी जो है अगर आप सही से कर लेंगे तो आप जो है एक अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो है एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सके। ऑल द बेस्ट।